क्या करे कल अपन ने? क्या पढ़ा है? क्या रहता है? डिफरेंस बिटवीन प्रॉप्स और स्टेट क्या है? ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन लिख के रखो। हाँ, बोलो क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड प्रॉप्स? हम्म। मैं कहाँ कर रहा था कल? अच्छा खासा लिखा था ना अपन ने, गए कैसे? हाँ, चलो ठीक है। प्रॉप्स एज अ पैरामीटर पास करते हैं, राइट? मीन्स स्टेट, व्हाट इज स्टेट? हाँ, यूज हुक करेंगे फंक्शन कंपोनेंट में। वो तो यूज स्टेट की डेफिनेशन बोल रहे हो तुम कि यूज स्टेट क्या करता है, लेकिन एक जनरली व्हाट इज अ स्टेट? हाँ। हाँ। Variables means if if you want to declare a variable inside your component, like एक कंपोनेंट का स्टेट, अभी देखो अपन एग्जांपल कर रहे थे वहां पर। हो गया। My first time.
जब भी घर पर वगैरह रहे तो ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते रहो। ये रिएक्ट की बुक है, ये रिएक्ट की बुक है, ये रिएक्ट की बाइबल है। ये जो रिएक्ट डेवलपर्स ने जो भी बनाया है, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग सही चीज और सही कैसे बोलना है कोई भी चीज को, कोई भी वर्ड की डेफिनेशंस क्या है, ये वो सब कौन दिया, ये रिएक्ट के वेबसाइट पे, रिएक्ट डॉक्स बोलते हैं इसको। तो ये जो रिएक्ट डॉक है, ये रिएक्ट की वेब बुक है, मतलब ये बुक है, ये मेन बुक ये है तुम्हारी। यूट्यूब यूट्यूब ये वो सब फालतू है। सब लोग ने भी इधर से पढ़े वाला होगा, अगर पढ़ा हुआ होगा तो। सो अगर इफ यू वांट टू सेल्फ लर्न, तो जब भी तुमको लर्न करना है तो, और अगर थ्योरी पढ़ना है या थ्योरी याद करना है, तो तुम लोग कहाँ जाएंगे, ये रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। जावास्क्रिप्ट के भी अंदर जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंटेशन है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ आती है। डॉक्यूमेंटेशन कहाँ मिलेगी, उसके डॉक्स में मिलेंगे। तो तुम बोलोगे कि रिएक्ट की कोई बुक है क्या, तो ये बुक है, स्टेप बाय स्टेप यही बुक है। इन्होंने सब स्टार्टिंग से दे दिया वाला है। जीएसएक्स समझ में आ गया, समझ सबको। और तुम लोग बाकी दूसरे एडिटर्स भी ट्राई कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम वीएस कोड। वेबस्टॉर्म है, सबलाइम है, वीआईएम है, ये भी कुछ एडिटर्स है वीएस कोड के अलावा जो तुम लोग यूज कर सकते हो। रिएक्ट डेवलपर टूल सबने देखा। हम्म। द क्रोम का जो एक्सटेंशन है जो बताता है कि तुम्हारा पेज, जो पेज है तुम्हारा, कोई भी पेज तुम ओपन कर लो, वो पेज अगर रिएक्ट में रहेगा तो उन्हें ये दो कंपोनेंट्स टैब और प्रोफाइलर टैब, और हर कंपोनेंट टैब में तुम देखोगे तो हर कंपोनेंट अपना प्रॉप्स और अपना स्टेट होल्ड करता है। एवरी कंपोनेंट हैज सम प्रॉप्स एंड स्टेट। ओके।
हर कंपोनेंट में क्या है, उसका खुद का प्रॉप्स और स्टेट है। हर कंपोनेंट, व्हाट इज अ कंपोनेंट? कंपोनेंट is like function. It takes input as props or state, and it returns HTML या UI. It returns HTML और UI. सो ये सब लोग ये सब पढ़ो, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। अभी जैसे कि कल अपन ने क्या बनाया था, उसके आगे करना था अपने को ना आज। सब लोग यहाँ तक काउंटर तक आ गए क्या? सबका हो गया? काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3 तक हो गया क्या? मैं नहीं आया, लेट आया, तो तब तक ये कंप्लीट करने का, वापस एक बार करने का ट्राई, बनाते बैठने का तब तक, जो ऑलरेडी कल कर चुके। ये इतना सब कुछ हो गया सबका, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 5। नहीं भी आ रहा तो देख के बनाने का, 2 बार देख के बनाने का, तीसरी बार बिना देखे बनाने का। एक बार से कुछ नहीं होता है यहाँ पर। तो अपन ने ये जो एप्लीकेशन बनाया था, इसको अपन इंस्पेक्ट करेंगे, तो ये कंपोनेंट्स में जाएंगे तो अपने कंपोनेंट दिखेंगे। तो अपन ने 3 बटन कंपोनेंट डाले। देखो, पहला बटन कंपोनेंट जो है प्रॉप्स में क्या ले रहा, काउंटर ले रहा एज अ प्रॉप्स। और स्टेट क्या है इसका? 2 स्टेट वेरिएबल है, एक तो नेम है उसका स्टेट वेरिएबल, और दूसरा है काउंटर। समझ में आ रहा है क्या? ये उसने हुक्स के अंदर डाल दिया, जो भी स्टेट वेरिएबल्स है। अभी ये इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो, ये स्टेट चेंज हुई। क्या चेंज हो रहा? मेरे कंपोनेंट का स्टेट वेरिएबल या स्टेट चेंज हो रहा है। देखो ये चेंज हो रहा है 6, 7। नीचे वाले कंपोनेंट का चेंज हो रहा क्या? हाँ, नहीं, क्योंकि वो हर एक कंपोनेंट अलग अलग कंपोनेंट है, राइट। अभी मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये चेंज होगा, और ये वाला 5 से इंक्रीमेंट करेगा। ये देखो, इसका स्टेट चेंज हो रहा है, इसका स्टेट चेंज हो रहा है। 2 स्टेट वेरिएबल से, उसने नाम नहीं दिया स्टेट वेरिएबल के, बट 2 स्टेट वेरिएबल है, एक तो काउंटर और एक दूसरा नेम। समझ में आ रहा है क्या? सो व्हाट इज स्टेट? अभी ये जो है, अभी ये कंपोनेंट का स्टेट क्या है अभी? स्टेट बोले तो इसकी पोजीशन, लाइक ये स्टेट, इसका स्टेट है कि इसमें काउंटर की जो स्टेट की खुद की वैल्यू है वो क्या है? 15। अगर कंपोनेंट का स्टेट चेंज होता है, स्टेट चेंज हो जाता है बोले तो, कोई भी वेरिएबल सेट स्टेट कॉल होता है। सेट स्टेट कॉल होता है बोले तो, सेट सेट काउंटर, या जो भी अपन ने उसका सेटर मेथड बनाए, वो कॉल अगर होता है तो मेरा कंपोनेंट का क्या होने वाला है? स्टेट चेंज होने वाला है। स्टेट चेंज होने वाला है बोले तो, पहले 5 वैल्यू थी, अभी 10 वैल्यू हो गई। तो कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा? हाँ, री रेंडर होना पड़ेगा, या फिर री रेंडर होना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें 15 दिखेगा ना। अब मैंने तुम लोगों को कल बताया कि अगर मैं ये बटन कंपोनेंट को ये काउंटर डिक्लेयर नहीं करता था, या फिर मैं ये सेट काउंटर नहीं करता था, और नॉर्मली काउंटर इज इक्वल टू काउंटर इज इक्वल्स टू काउंटर प्लस प्रॉप्स डॉट काउंटर लिखता था, तो क्या होता था? पहले तो ये कांस्टेंट रहता है। तो ये अपन स्टेट चेंज कर रहे थे, ऐसा लिखने के बाद स्टेट चेंज कर रहे क्या अपन? वेरिएबल है ये,
ये चेंज अगर हुआ, मतलब इसको चेंज भी अगर हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ भी रही, तो वो रिफ्लेक्ट होगा क्या यहाँ पे? क्यों नहीं होगा? तुम्हारा कंपोनेंट री रेंडर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कब होता है री रेंडर? जब कंपोनेंट का स्टेट चेंज होता है। और कंपोनेंट का स्टेट कैसे चेंज होता है? जब उसका ये जो सेटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू का सेट स्टेट, मतलब सेटर वेरिएबल के थ्रू होती है, तभी उसका स्टेट चेंज होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना भी, और तुमको समझना भी कि अगर तुम एक डायरेक्टली वेरिएबल लेंगे तो वो स्टेट नहीं बदलेंगी उसकी। समझ में आ रहा है? ये मैं शायद 2 से 3 बार बता रहा हूँ, खास इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते। तुम्हारा ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट पहली बार होता, और दूसरी बार कब होता? सेट मेथड, मतलब सेट स्टेट पे। जब भी वो स्टेट का जो फंक्शन तुम कॉल करोगे तभी छूंगा उन्हें री रेंडर। तो ये री रेंडर वगैरह कब कैसे होता है, ये कैसे पता चलेगा अपने को? तो इसकी ना लाइफ साइकिल है। वो लाइफ साइकिल सबको रट्टा मार के याद करना पड़ता। सबको रट्टा मार के वो याद करना पड़ता है। हम्म। तो you have to by heart this component life cycle of React। तुम लोगों को ये बाय हार्ट करना है। सो एक रिएक्ट के कंपोनेंट की लाइफ साइकिल जो है, लाइफ साइकिल बोले तो कब क्या होता है रिएक्ट के कंपोनेंट के साथ? तो सबसे पहले होता है माउंटिंग, दूसरा होता है अपडेटिंग, और तीसरा होता है अनमाउंटिंग। माउंट होना बोले तो हाँ, वो कंपोनेंट स्टार्ट होके रेंडर हो जाना या फिर पेज पे दिख जाना, माउंट हो जाना। मतलब ये बटन माउंट हो चुका है, बराबर, माउंट हो चुका है, ये बटन माउंट हो चुका है। अब जैसे जिसकी वैल्यू अपडेट कर रहा हो तो क्या हो रहा है? वो कंपोनेंट अपडेट हो रहा है। ये देखो, ये बटन कंपोनेंट के अंदर आएंगे अपन, यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर देखेंगे। अभी कंपोनेंट में क्या है? ये सब कंपोनेंट जैसे ही मैंने रिफ्रेश कर दिया तो क्या हो गए? माउंट हो गए। क्या बोलेंगे इसको? माउंट हो गए। तो कंपोनेंट लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या रहता है? माउंटिंग रहता है। अब मैं ये बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो कंपोनेंट क्या हो रहा है? उसका अपडेट हो रहा है। ये देखो, एलिमेंट्स टैब में जाएंगे अपन, और ये इसके ऊपर चलेंगे तो ये div जो है ये कौन रिटर्न कर रहा है? मेरा कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है। अब जैसे ही मैंने इसको चेंज किया तो ये देखो खाली 2 चेंज हुआ है यहाँ पे, री रेंडर होके खाली क्या चेंज हुआ उसका? मतलब स्टेट चेंज हो गया। अपन दूसरे केसेस में देखेंगे तो रिएक्ट ने क्या करा, इफिशिएंटली क्या करा, जब मेरा
देखा उन्होंने कि यूज स्टेट यूज करा क्या या फिर स्टेट यूज करा क्या ये बंदे ने। अगर स्टेट यूज करा तो उन्होंने क्या करा, उसके पास वर्चुअल डॉम है और मेन डॉम है, तो वर्चुअल डॉम और मेन डॉम को कंपेयर करा और सिर्फ इफिशिएंट वे से, बेस्ट पॉसिबल अल्गोरिदम से उन्होंने खाली मेरी जो स्टेट की वैल्यू है वही अपडेट किया। पूरा का पूरा डिव अपडेट किया क्या, क्या पूरा बटन अपडेट किया क्या, पूरा एलिमेंट अपडेट किया क्या, या पूरा डॉम अपडेट किया क्या। तो रिएक्ट क्यों फेमस हुआ, इसी रीजन से फेमस हुआ रिएक्ट, कि रिएक्ट ने ये समझा कि ये जो डॉम है, ये पूरा डॉम है, ये एचटीएमएल से लेके एचटीएमएल तक, ठीक है, ये डॉम को अपडेट करना इज अ, ब्राउजर को सबसे ज्यादा टाइम टाइम जो लगता है वो कहाँ लगता है। और व्हाट इज अ डॉम, डॉम इज अ ट्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, बराबर ट्री स्ट्रक्चर है डॉम। जब भी बोलेंगे व्हाट इज डॉम आता है इंटरव्यू में क्वेश्चन, व्हाट इज डॉम इंटरव्यू का क्वेश्चन है, तो डॉम इज अ ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल टैग्स या एलिमेंट्स, ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट्स के ट्री स्ट्रक्चर है डॉम, राइट। देखो ना ये ट्री बन रहा है ना, मतलब एचटीएमएल टैग के ये दो पैरेंट चाइल्ड है, हेड और बॉडी। बॉडी टैग के कौन कौन चाइल्ड है, बॉडी टैग के, बॉडी टैग की ये वाला डिव एक चाइल्ड है। रूट, रूट टैग क्या है, उसका चाइल्ड है, रूट आईडी चाइल्ड है। रूट का कौन रूट का चाइल्ड क्या है, ऐप, ये क्लास ऐप जहाँ पे लिखा हुआ है ये डिव। तो इस तरीके से ये क्या है, एक ट्री स्ट्रक्चर है, बराबर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर है ये डेटा स्ट्रक्चर में। तो सो सबसे पहले लाइफ साइकिल, रिएक्ट की लाइफ साइकिल मेथड, रिएक्ट की लाइफ साइकिल मेथड में तीन मेन चीजें हैं, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनबाउंटिंग। माउंटिंग, अपडेटिंग एंड, लिखो ये सब लोग के लिख के निकालो, दी दी हाई लेवल। लिखो सब लोग, लिखो अपने बुक में, बुक का निकालो। रिएक्ट लाइफ साइकिल, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। और एक रिएक्ट लाइफ साइकिल बोले तो, कंपोनेंट की लाइफ साइकिल। एक कंपोनेंट, कंपोनेंट बोले तो फंक्शन, फंक्शन जो कि एक एचटीएमएल रिटर्न करता है और जिसके पास प्रॉप्स और स्टेट्स है। रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स में सबसे मेन फर्स्ट क्या है, माउंटिंग है। बाद में दूसरा क्या है, अपडेटिंग। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, अनमाउंटिंग। रिएक्ट आया मतलब ये तीन, मतलब रिएक्ट का अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये एक वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट ऑल आर द रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स। तो माउंटिंग में क्या होता है, माउंटिंग में सबसे पहले रिएक्ट का कंपोनेंट कॉल, कंपोनेंट का क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। क्या होता है ये अभी के लिए याद कर लो, इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी के लिए इसको रट्टा मारना है, लिख के निकालना है, मेरे को लिख के निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम लोगों को लिख लेना है। कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होता है सबसे पहले। दूसरा क्या है, हाँ दूसरा क्या है, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। लेकिन ये क्लास,
एक क्लास की लाइफ साइकिल मेथड है। रिएक्ट की मतलब रिएक्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइफ साइकिल मेथड से गुजरता है। क्लास पढ़ेंगे तब पढ़ते हैं कि अभी पढ़ते हैं? ठीक है, तुम लोग ये याद करके आओ, कल पढ़ेंगे। इसको रट्टा मार के आना है तुमको। कल मैं पूछूंगा तो सबको आना चाहिए। आधा घंटा निकालो और इसको रट्टा मारो आधा घंटा का कंटिन्यूअसली। खाली ये याद करने का है वर्ड। माउंटिंग, अनमाउंटिंग, अपडेटिंग, ये तो है। उसके अंदर भी माउंटिंग में क्या क्या है? कंस्ट्रक्टर है, गेट डिराइव, स्टैटिक गेट डिराइव स्टेट्स फ्रॉम प्रॉप्स है, और रेंडर मेथड है, और कंपोनेंट। अभी के लिए मैं खाली तुमको इसका नाम याद करने के लिए दे रहा हूं। कल मैं सबसे ये पूछूंगा, एक भी मेथड छूटना नहीं। अपडेटिंग में क्या क्या है? अपडेटिंग में गेट डिराइव स्टेट्स फ्रॉम प्रॉप्स है, बराबर। शो शुड कंपोनेंट अपडेट एक है, रेंडर मेथड एक है, गेट गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट है, और कंपोनेंट डिड अपडेट है। ठीक है, तो ये सब। और अनमाउंटिंग में क्या है? कंपोनेंट विल अनमाउंट, कंपोनेंट विल। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चीजें तुमको याद करना है। दिस इज वेरी वेरी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन। कल रात में भी पूछा मेरे को ये इंटरव्यू क्वेश्चन। कंपोनेंट लाइफ साइकिल बताओ बोला, बराबर। मेरे को याद नहीं था पूरी तरह, लेकिन मेरे को कॉमन चीजें जितना याद है उतना बोल देना। पूरे हमेशा याद नहीं रहते जनरली, लेकिन तुम लोगों को एज अ फ्रेशर या फिर एज अ एक्सपीरियंस तुम लोगों को याद होना। इसके वजह से इंटरव्यूअर तुमको रिजेक्ट भी कर सकता अगर तुमको याद नहीं है तो। इंटरव्यूज वगैरह देना है तो पहले ये याद करना जरूरी है, पूरा याद होना। माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग। माउंटिंग में कौन कौन से मेथड्स है? कंस्ट्रक्टर, गेट डिराइव स्टेट्स फ्रॉम प्रॉप्स, रेंडर, कंपोनेंट, डिड, माउंट। अपडेटिंग में क्या है? गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, शुड कंपोनेंट अपडेट, रेंडर, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, कंपोनेंट डिड अपडेट। एंड अनमाउंटिंग में क्या है? इसके बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे, बट अपन जब वो क्लास कंपोनेंट देखेंगे तब अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। जो भी अपन ने अभी तक जावास्क्रिप्ट के एग्जाम्पल करे थे, जैसा कि वो अपन ने एक एग्जाम्पल करा था, देखो क्या, वो लाइट बल्ब ऑन और ऑफ का, याद है? लाइट बल्ब ऑन और ऑफ का, उसको मेरे को तुम लोग अभी क्या करेंगे? रिएक्ट में करके बताएंगे। सेम एग्जाम्पल को क्या करेंगे तुम लोग? रिएक्ट में करेंगे। और कुछ भी डिफिकल्टी आई तो पूछने का है यहाँ पे आके। पूछेंगे तुम, तुम्हें को पता चलेगा कि तुम कर रहे।
ठीक है। अभी हाउ डू यू शेयर द डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स? अभी अपन क्या कर रहे हैं, प्रॉप्स अपन ने कल देखे, तो प्रॉप्स क्या कर रहा, व्हाट इज प्रॉप्स? प्रॉप्स क्या कर रहा? डेटा, डेटा पास कर रहे, कहां से कहां पास कर रहे? हाँ, चाइल्ड से पेरेंट कर रहे हैं कि पेरेंट से चाइल्ड कर रहे हैं? हाँ, प्रॉप्स का यूज करके तुम दोनों भी चीजें कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे अपना अपने पास पेरेंट कंपोनेंट कौन है? अपने पास पेरेंट कंपोनेंट कौन है? हाँ, पेरेंट कंपोनेंट क्या है? डिव कंपोनेंट रहता क्या? हाँ, पेरेंट कंपोनेंट कौन है? पेरेंट कंपोनेंट कौन है तुम्हारे पास? बटन टेंस क्या है? पेरेंट है कि चाइल्ड है? बटन टेंस का पेरेंट कौन है? वो क्या है? कंपोनेंट है हैंडल ऑन के लिए। हैंडल ऑन क्लिक क्या है? एक फंक्शन है जो बटन के क्लिक को हैंडल कर रहा। हाँ, क्या क्लास है? बटन टेस्ट का पेरेंट कंपोनेंट कौन है? ऐप कंपोनेंट है, बराबर। बटन टेस्ट कौन से कंपोनेंट में डाला है तुमने? हाँ, ऐप कंपोनेंट, बराबर। ये जो लिखा हुआ है फंक्शन ऐप, ये क्या है? हाँ, हाँ, ये भी एक कंपोनेंट ही है ना। ये रिटर्न क्या कर रहा है? HTML रिटर्न कर रहा, लेकिन HTML के साथ ये खुद भी कंपोनेंट रिटर्न कर रहा, और ये कंपोनेंट फिर HTML रिटर्न कर रहे हैं। तो पहले ये नीचे, तो ऐप चाइल्ड कौन है? ऐप। बटन टेस्ट किसका चाइल्ड है? ऐप कंपोनेंट का बटन टेस्ट क्या है? सही है क्या नहीं है? तो अब ये जो डेटा है वन, ये अपन कहां से कहां पास कर रहे हैं? अपन कहां से? ऐप कंपोनेंट से। अपन ये वन जो है डेटा है, ये वन क्या है? ये वन कहां पर है? ऐप कंपोनेंट में। ये वन जो है, अगर मैं यहाँ पे वन ऐसा ना लिखूं और यहाँ पे एक वेरिएबल लू कांस्टेंट, और इसको वन पास करूं, तो ये वन वेरिएबल किसका है? बराबर, ऐप का है ना। तो अपन वन, तो अभी अपन क्या बोल रहे हैं? डेटा पासिंग बोल रहे हैं अपन। डेटा पासिंग कैसा तुम शेयर करेंगे डेटा? कैसा डेटा को? किसमें किसमें? पेरेंट से चाइल्ड में या चाइल्ड से पेरेंट में? तो अब यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत आ गया, बराबर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, खाली कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, बस ऐसे ही रहने वाला है तुमको। राइट? सही बात है क्या नहीं? अब बटन कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट हो सकता था, डिस्प्ले कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? तो तो अभी हम लोग डेटा कैसे पास करते हैं? तो इंटरव्यूअर का एक बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हाउ डू यू पास डेटा बिटवीन योर कंपोनेंट्स? कैसे पास करेंगे? ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। हाउ डू यू पास डेटा फ्रॉम, डेटा बोले तो
कैसे पास करेंगे? सो इन रिएक्ट दिस हैपन्स विद द हेल्प ऑफ, तुम्हारा आंसर रहना चाहिए विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। प्रॉप्स के थ्रू हम लोग डेटा पास करते हैं। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को हम लोग डेटा कैसे पास करते हैं रिएक्ट में? तो अभी हम लोगों ने ये जो डेटा है 1 2 5, ये जो डेटा है ये ऐप कंपोनेंट का डेटा है। ये डेटा हम लोगों ने बटन कंपोनेंट को पास किया। कैसे पास किया? विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। प्रॉप्स के अंदर, और यहां पे अपन ने क्या किया, तो ये काउंटर क्या है? एक प्रॉप है, प्रॉप की प्रॉपर्टी है, राइट? प्रॉप्स की क्या है? एक प्रॉपर्टी है। तो मैंने एज अ एट्रीब्यूट काइंड ऑफ सिंटैक्स यूज करके, एट्रीब्यूट काइंड ऑफ सिंटैक्स बोले तो अभी जैसा कि अपना इमेज टैग था, बराबर। एट्रीब्यूट क्या रहता मालूम ना सबको? एलिमेंट के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जैसा कि एसआरसी। एसआरसी बोले तो अपन क्या कर रही है? इमेज कंपोनेंट को एसआरसी दे रहे। अगर अपन समझे कि हर एक एचटीएमएल टैग एक कंपोनेंट है, अगर अपन ने समझे, वैसे भी अभी वो बहुत वेब कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट बहुत आ रहा है मार्केट में, जो कि अभी तुम लोग जैसा इमेज टैग है ना, खुद के टैग्स बना, अभी यहाँ पे कंपोनेंट बना रहे बोले तो क्या कर रहे हैं अपन? खुद के टैग बना रहे हैं अपन, खुद का एलिमेंट बना रहे हैं अपन। कंपोनेंट बना रहे बोले तो खुद का एलिमेंट और खुद का अपन टैग बना रहे हैं, राइट? इमेज जो टैग था उन्हें क्या ले रहा था? एसआरसी ले रहा था एज एट्रीब्यूट। वैसे ही हमने अपना जो बटन टेस्ट कंपोनेंट बनाए हैं उसको अपन क्या दे रहे? काउंटर बोल के एक एट्रीब्यूट दे रहे। और ये काउंटर कैसे पास हो रहा? यहां से ऐप कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को। अपने को चाइल्ड कंपोनेंट में कहा, किसमें मिल रहा? वो प्रॉप्स में मिल रहा, प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में मिल रहा। तो मैंने यहाँ पे props डॉट काउंटर लिखा तो मेरे को मेरी ये एट्रीब्यूट मिल रही। अगर मैं इसके आगे एक्स वाई जेड लिखूं और उसको कुछ तो भी ब्लैंक पास करूं तो यहाँ पे भी मेरे को क्या मिलेंगी? प्रॉप्स के अंदर मेरे को क्या मिलेगा? डॉट एक्स वाई जेड मिलेगा, बराबर। तुम जो भी पास करोगे यहाँ पे, जो भी पास करोगे वो, जो भी पास करोगे तुम, वो मेरे को कहाँ मिलेगा? प्रॉप्स में। तो मैं क्या कर रहा हूँ? डेटा, डेटा बोले तो कुछ भी हो सकता है, जेसन डेटा हो सकता है, या फिर एक ऐसा कांस्टेंट पर्सन हो सकता है, ये खुद पर्सन का फर्स्ट नेम। डेटा बोले तो कोई भी डेटा, बराबर। डेटा बोले तो कुछ भी, राइट? ऑब्जेक्ट, नंबर, स्ट्रिंग, एरे, ये सब क्या हो गया? डेटा हो गया। तो ये जो डेटा है, ये मैं अपने ये पेरेंट कंपोनेंट का डेटा मैं चाइल्ड कंपोनेंट के साथ शेयर कर सकता हूँ। चाइल्ड कंपोनेंट के साथ मैं शेयर कर सकता हूँ with the help of props. So props is used to share data between one component to another component. अगर पेरेंट से चाइल्ड को डेटा शेयर करना है तो वो डायरेक्टली डेटा शेयर हो जाता है, बराबर। कैसे डायरेक्टली बोले तो प्रॉप्स के अंदर ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर्टी आ जाती है। जो भी तुम ये प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे दोगे वो सेम प्रॉपर्टी का नाम कहाँ आ जाता है? और ये पर्सन ऑब्जेक्ट मेरे को चाहिए तो प्रॉप्स डॉट डॉट पर्सन। और अगर पर्सन में का नेम चाहिए मेरे को तो हाँ, ब्रैकेट में नेम डॉट नेम, डॉट नेम में मेरे को नेम मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी कैसे एक्सेस करते हैं मालूम ना सबको? तो सॉरी, फॉर एफ नेम, नेम नहीं है, एफ नेम है। तो इस तरीके से मेरे को वो नेम मिलेगा, बराबर। Any questions on how you pass the data from your parent component to child component? तो वही ये बुक में या फिर ये डॉक्यूमेंटेशन में बना रहा है कि अभी अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में जब अपन ने जीरो से चालू किया था,
प्रीवियस एग्जांपल में जब अपन ने इसको प्रॉप से पास नहीं किया था तो अपन क्या कर रहे थे, वो कंपोनेंट का खुद का स्टेट था, अपन सिर्फ क्या यूज कर रहे थे, स्टेट वेरिएबल यूज कर रहे थे। मतलब काउंटर जो था वो खाली एक क्या था, स्टेट का वेरिएबल था। वो बाहर एक्सेसिबल था क्या पेरेंट कंपोनेंट में, या इसका चाइल्ड रहता था तो उधर एक्सेस रहता था क्या उसको? स्टेट वेरिएबल इज ओनली लिमिटेड टू द कंपोनेंट। ये इंटरव्यू में तुमने बोलना, स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट इज ओनली लिमिटेड टू द कंपोनेंट, कंपोनेंट का स्कोप रहेगा उसको खाली। एंड props जो होते हैं, props आर यूज्ड टू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। props आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल बोले तो इम्यूटेबल पढ़ाया है मैंने तुम लोगों को डिटेल में। props आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल बोले तो जो चेंज नहीं होते, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल बोले तो चेंज नहीं होते, रीड ओनली है वो। और अगर मैं दो, भले ही दो कंपोनेंट बनाता था तो उसका उसका स्टेट चेंज होता था बराबर। अभी जैसा कि यहाँ पे अपने पास तीन कंपोनेंट है, अपने पेज पे क्या है, अपने पास क्या है, ये मैंने इधर से पास किया और कंसोल डॉट लॉग किया। अपने पास तीन कंपोनेंट है, तो तीन बार तुमने बटन कंपोनेंट लिया तो तीनों भी चेंज हो रहे क्या? तीनों भी चेंज हो रहे क्या? सब लोग अपना अपना स्टेट मेंटेन कर रहे बराबर। तुमने जितनी बार कॉल करेंगे उतने क्या हो रहे, स्टेट बन रहे। मतलब अगर मैंने वन को इंक्रीमेंट करा तो मेरा नीचे वाला टू चेंज हो रहा है क्या? मतलब मेरा ये काउंटर का ये वाला स्टेट चेंज हुआ, फर्स्ट वाला, लेकिन सेकंड वाला चेंज हुआ क्या? जब मैंने इसको 4 5 6 10 12 कर दिया तो मैंने मेरे ये सेकंड वाले बटन का स्टेट चेंज किया, फर्स्ट वाले बटन का स्टेट चेंज करा क्या? भले ही वो सेम कंपोनेंट का नाम यूज कर रहा। तो एवरी कंपोनेंट होल्ड्स इट्स ओन स्टेट, और जितनी बार तुम उसको कॉल करेंगे उतना उसका रेप्लिकेशन बनेगा स्टेट के साथ। हाँ, स्टेट वेरिएबल्स के साथ उसका रेप्लिकेशन बनेगा, या फिर डुप्लीकेट बनेगा, या क्लोन बनेगा उसका। तो जब भी तुमको डेटा को शेयर करना है, डेटा को शेयर करना है तो अपने को क्या करना पड़ता है कि अपने जो स्टेट वेरिएबल्स है उसका जो है ठीक है, अपने को क्या करना पड़ता है कि स्टेट को एक लेवल ऊपर लेके जाना पड़ता है। each click. In the previous video, we made a simple stateful button component that renders an HTML button element and increments its numeric label when that button element is clicked. We introduced the useState React hook to manage a counter state. Let's improve this component. First, don't use long lines like this. They're hard to read. So let me format this return value to make it more readable. There we go. Note how I used parentheses here, not curly braces. अगर
रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर तुमको एक लाइन से ज्यादा कोड आ जाता है तुम्हारा HTML टैग, तो तुमको क्या यूज करना पड़ेगा? राउंड ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। एक लाइन से ज्यादा अगर तुम्हारा टैग हो जाता है तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? राउंड ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। braces. We're not returning an object here. We're returning a function call. Remember? A react.createElement function call. Second improvement. Instead of an inline function here, let's create an official click handler function. This new function has to be defined inside the button component because it needs access to the counter and set counter variables. You can use any name here, but it's commonly named handle click. We can just paste the code we had inline before here as the body of this function. And in the onClick attribute here, we pass a reference to handle click. Make sure this is all good and the button is still incrementing. So far, we've only worked with one component. Let's add more. Let's split our one button component into two. We'll keep the button component to be just the incrementer, and let's add a new display component, which is going to just display the value of the counter. This new display component is going to be a pure presentational one. It will not have a state of its own. That's normal. Not every React component has to have a stateful hook. So to create a new component, we define a function named display, and we'll make it return some HTML element. For now, let me just put a placeholder div in here. And execute. Notice that this new display component did not show up because I have not included it in the rendered element yet. I just defined it. Let's include it. So remember, to include a component, we need to use it like that. However, you can't just add it here as an adjacent sibling to the button element. This will not work. Question: why does that not work? And the answer is because each one of these elements get translated into a function call. You have a few options here to fix this problem. First, you can render an array of elements here and insert into that array as many React elements as you wish. This will work. This is usually a good solution when all the elements you're rendering are coming from the same component in a dynamic way. It's not ideal for the case we're doing here. The other option is to make these two React elements the children of another React element. For example, we can just enclose them in a div, create a div element, then render the button and the display inside this div element. React API supports this. In fact, React has a special object. If you need to enclose multiple elements like this without introducing a new div parent, you can use react.fragment. This will do exactly the same thing that the div did, but no new DOM parent will be introduced. This case is so common in React that the JSX extension has a shortcut for it. Instead of typing react.fragment, you can just have an empty tag. This empty tag, if supported in the environment, will get compiled to the react.fragment version. तो ये जो empty tag मैंने कल बताया था तुम लोगों को, अपन ने भी डाला है ये टैग, तो इसको क्या बोलते हैं? या तो तुम div डाल सकते हैं और तुमको बोला था, या तो तुमको ऐसा भी डाल सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं कि फ्रैगमेंट बोलते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब वो रिएक्ट इसको, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो रिएक्ट क्या करता है इसको? रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट करता है इसको। ये कंपोनेंट यूज करता है, रिएक्ट का खुद का कंपोनेंट है ये रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। तो इसको अपन डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट को अपन क्या कर रहे हैं? कॉल कर दे रहे हैं यहाँ से। समझ में आ रहा है क्या? डिव, अगर तुमको डिव बोले तो एक और डॉम ऐड कर देंगे ना तुम्हारे पेज पे। अगर तुमको एक और एलिमेंट डिव बोल के ऐड नहीं करना है, जो है वो डायरेक्ट पी टैग वैसा का वैसा चलना चाहिए, तो तुम लोग या तो react डॉट फ्रैगमेंट लिख सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट है, इस तरीके का शॉर्टकट है इसका। और दूसरा क्या बताया उसने?
उसने क्या किया यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाया, तो अपन भी एक और कंपोनेंट बनाते हैं। तो नया कंपोनेंट बनाने का तो अपन जनरली उन्हें नहीं बना रहा, लेकिन अपन डिस्प्ले डॉट जेएस बोल के एक नया कंपोनेंट बनाते हैं अपन, बराबर। कैसा बनाते हैं नया कंपोनेंट, कैसे लिखते हैं नया कंपोनेंट? फंक्शन डिस्प्ले। तो ये डिस्प्ले नाम का क्या बन गया? कंपोनेंट क्या करता, कंपोनेंट जब बनेगा जब उन्हें रिटर्न क्या करेगा, तो रिटर्न क्या करेगा, HTML। तो अभी के लिए मेरा एक div है, और ये div ऐसा कुछ तो भी डॉट 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 रिटर्न करता। अभी कुछ होगा क्या ये लिखने के बाद? हाँ, पहले ही शुरू तो इसको क्या करना पड़ेगा, हाँ, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इसको। सबसे पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिस्प्ले। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे फाइल से मैं बोल रहा हूं कि मैंने ये फंक्शन को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं इसको कहीं पर भी कॉल कर सकता हूँ, या कहीं पर भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, कहीं पर भी क्या कर सकता हूँ, मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये ऐप कंपोनेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे नीचे बटनों के कैसे कॉल करते हैं, हाँ, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट, पहले को इंपोर्ट डिस्प्ले फ्रॉम डिस्प्ले। डिस्प्ले बोले तो डॉट बैक स्लैश बोले तो उन्हें क्या कर रहा है, ये डायरेक्टरी में अपने करंट करंट ये ऐप डॉट जेएस के अंदर ढूंढ रहे हैं कि डिस्प्ले डॉट जेएस है क्या। तुम यहाँ पे लास्ट में डॉट जेएस भी लिख सकते हैं, ठीक है। डॉट जेएस फाइल ढूंढ रहा है ये, यहाँ पर भी क्या कर रहा है, डॉट जेएस। वैसे वो नहीं भी लिखे तो वो ऑटोमेटिकली आजकल उन्हें कर ले रहा, नहीं तो पहले हम लोग डॉट जेएस वगैरह फाइल का नाम लिखना पड़ता था। तो अपन क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले डॉट जेएस में से बोल रहे हैं कि ये जो डिस्प्ले कंपोनेंट है जो एक्सपोर्ट किया गया है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। और इंपोर्ट करने के बाद इन्वोक कैसे करेंगे उसको, टैग के अंदर लेके करेंगे। इन्वोक कैसे करते हैं उसको, टैग लेकर करते हैं उसका। तो कैसा टैग लेंगे, एक HTML टैग जैसा बनाते हैं वैसा डिस्प्ले बोल के लिखते हैं अपन, और उसको क्या करते हैं हम लोग इस तरीके से, ऐसे भी लिख सकते हो तुम, सेल्फ क्लोजिंग भी रह सकता है तुम्हारा टैग। सेल्फ क्लोजिंग जैसे अपना इमेज टैग कैसा था सेल्फ क्लोजिंग, वैसे भी डाल सकते हो तुम तुम्हारे कंपोनेंट के नाम। और नहीं तो फिर तुम ये ऐसा डिस्प्ले करके ये एंड एंड डिस्प्ले भी ऐसा भी कर सकते हो। तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम कोई भी यूज कर सकते हो जो तुमको ठीक लगे। मेजरली लोग सेल्फ क्लोजिंग यूज करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये इनलाइन ही से रहता है। इनलाइन का ब्लॉक का इसमें कुछ रहता है नहीं। ये लोग यहाँ पर इसीलिए है कि इसके अंदर कुछ तो भी HTML लिखा हुआ रहेगा। अगर वो स्पैन टैग रहेगा तो स्पैन टैग हो जाएगा, अगर वो डिव रहेगा उसके अंदर तो डिव आ जाएगा वहां पे। ये एलिमेंट है ही नहीं ब्राउजर के। ये क्या डिस्प्ले ब्राउजर को समझ में आने वाला है, ये क्या माय बटन या बटन टेस्ट ब्राउजर को समझ में आने वाला है? समझ में आने वाला है क्या? क्या समझने आने वाला है ब्राउजर को? वही पुराने HTML के टैग्स जो तुमने पढ़े हुए हैं, वही डिव समझने वाली है, वही पैराग्राफ टैग। खाली ये लोग यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि हमने लिखा हुआ है, हम लोग सेपरेशन ऑफ कंसर्न या अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं अपने कंपोनेंट्स को, रीयूजेबल बना रहे हैं हम लोग के कंपोनेंट्स को। और इन द एंड ये यहाँ पर ये रहेगा क्या, ये यहाँ से हट जाएगा, और इन्हें जो रिटर्न करने वाला है वो आके यहाँ पे बैठ जाएगा, ये आके यहाँ पे बैठ जाएगा। तो अब ये जब आके यहाँ पे बैठ जाएगा, रिटर्न कर रहा ना उन्हें, रिटर्न करने के बाद क्या होगा, ये आके बैठेगा ना वहां पे, उन्हें रहेगा क्या एंड में, नहीं रहेगा वो एंड में।
बटन कंपोनेंट, बटन एलिमेंट रहेंगे नहीं ना एलिमेंट पेज पे, तो तुम कैसा बोल सकते कि वो ब्लॉक है क्या, वो है। समझ में आ रहा है क्या? किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ, तो मैं कहाँ पर था? तो अपन एक डिस्प्ले एलिमेंट बनाया। For the case that we're doing here, I think a div here is okay. So I'm going to keep that. Question: what can we do to make this better? And the answer is, we should really extract this code into its own component. This new component can have any name, but you can just use app here. Go ahead and try to create this app component on your own, make it return this DOM, and use it in the React DOM render call instead of what we have. We take this section. रिएक्ट डॉट ये जो रेंडर है, ये जो रिएक्ट डॉट रेंडर बता रहा है, वो कहाँ का बता रहा है? वो अपने पास भी है रिएक्ट डॉट रेंडर, मतलब रिएक्ट डॉट की जगह रूट डॉट रेंडर है अपने पास। अपन ने क्या कर दिया वाला है, ऐप कंपोनेंट डायरेक्टली यहाँ पे रेंडर कर दिया वाला है। इसीलिए अपन अभी कहाँ पे ऐप कंपोनेंट में खेलते बैठे। समझ में आ रहा है क्या? उन्हें अभी ये सब स्टार्टिंग से बता रहा है तुम लोग। Create new function, name it app, make this function return the exact DOM tree that we have down under, and then in here, instead of all that, we can just render the app component just like that. Since we're going to display the counter's value in the new display component, we no longer need to show the counter's value as the label of this button. Instead, I'm going to change the label to just +1. Now we need to display the counter value as the message in the display component. But we have a problem. We actually have two problems. The first problem is that the counter is currently a state element in the button component. And we need to act. अभी अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना पुराना एग्जांपल छोड़ दो। ये तो मैं टेस्टिंग के वास्ते, ये पढ़ाते पढ़ाते मैंने बहुत कुछ कर दिया इसको। इतना टाइम हुआ। ठीक है, अभी के लिए अपन ये ऐप कंपोनेंट को कमेंट आउट करते हैं। एक डिस्प्ले कंपोनेंट बनाया है अपन ने, वो डिस्प्ले कर रहा है। और एक अपन क्या करते हैं, बटन कंपोनेंट बनाते हैं, बटन डॉट जेएस। और ये बटन कंपोनेंट में फंक्शन क्या लिखेंगे, बटन और रिटर्न, रिटर्न एक बटन करेगा ये, क्योंकि HTML का बटन है वो। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या किया था, एक स्टेट वेरिएबल लिया था, कांस्टेंट काउंटर वेरिएबल लिया था, कॉमा सेट काउंटर, और इसको क्या दिया था, यूज 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 स्टेट
और इसके वास्ते ये ऊपर इंपोर्ट करना पड़ता है यूज स्टेट अगर यूज कर रहे हैं तो। अपन ने क्या किया था, जीरो से इनिशियलाइज किया था इसको, और फिर बाद में अपन ने क्या किया था, जब भी बटन के क्लिक पे थे अपन, तो अपन ने क्या करा था, ऑन क्लिक इवेंट लिया था। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इवेंट, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया अपन ने, हैंडल ऑन क्लिक। और ये फंक्शन को बनाया फिर अपन ने एक एरो फंक्शन के थ्रू, कांस्टेंट हैंडल ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू एरो फंक्शन। और ये एरो फंक्शन क्या कर रहा, क्या कर रहे हैं इसमें अपन, हाँ, काउंटर की वैल्यू सेट कर रहे, क्या सेट कर रहे, सेट काउंटर यूज करके अपन क्या कर रहे हैं, काउंटर +1। तो अभी अपन ये बटन का नाम देंगे +1, और अभी अपन ने डिस्प्ले कंपोनेंट बना दिया है। अब मैं ये इसको क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और बटन में, ऐप कंपोनेंट में आ जाते हैं अपन। अपन वो जैसा कर रहा है वैसे कर रहे हैं अभी, फंक्शन ऐप और रिटर्न। अभी अपन यहाँ रिटर्न क्या करेंगे, बटन कंपोनेंट, चलो बटन कंपोनेंट बना दिया मैंने। बटन कंपोनेंट रिटर्न कर रहा, ठीक है। अभी अपना कोड कैसे दिख रहा है, ठीक है। मेरे पास मैंने एक बटन बना दिया है जिसका नाम +1 है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कर रहा हूं मैं ये बटन के ऊपर, तो ये देखो बटन का स्टेट चेंज हो रहा है, बराबर। लेकिन मैंने अभी क्या करा, एक डिस्प्ले कंपोनेंट बनाया। इसको डिस्प्ले कंपोनेंट को भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, समझ लो। डालने के लिए राउंड ब्रैकेट डालना पड़ेगा मेरे को, और डिस्प्ले भी मैं क्या कर रहा हूँ, ऐप कंपोनेंट में अपने डिस्प्ले कंपोनेंट को भी लोड कर रहा हूँ। ये नहीं चलेगा क्योंकि इसको चाहिए फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट या डिव। ये डायरेक्टली वो कंपोनेंट्स को रिटर्न नहीं करता है, उसको हमेशा HTML का कुछ ना कुछ डिव या फ्रैगमेंट चाहिए। तो अभी ये मेरे ऐप कंपोनेंट में मैंने क्या करा, दो कंपोनेंट लोड कर दिया। एक तो बटन कंपोनेंट है और एक डिस्प्ले कंपोनेंट है, बराबर। अब मेरे को क्या करना है, तो अभी अगर मैंने काउंटर को चेंज करा तो वो कहाँ पे चेंज होगा, हाँ, अगर मैंने काउंटर को चेंज किया तो वो कहाँ चेंज हो रहा है, हाँ, उसी के कंपोनेंट में चेंज होगा। मतलब क्यों, डिस्प्ले कंपोनेंट को पता चल लेगा क्या कि मेरे को डिस्प्ले करना है, हाँ। मैंने ऐप कंपोनेंट में दो कंपोनेंट डाल दिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरा डेटा कहाँ डिस्प्ले करना है, मतलब डिस्प्ले कंपोनेंट के थ्रू करना है। मतलब मेरा जो काउंटर की वैल्यू है वो यहाँ पे आनी चाहिए, कहाँ पे, ये डॉट 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 के जगह क्या आनी चाहिए मेरी, हाँ, किसकी वैल्यू आनी चाहिए, जो भी अभी करंट काउंटर है मेरा उसकी वैल्यू आनी चाहिए, बराबर। लेकिन वो वेरिएबल मेरे डिस्प्ले कंपोनेंट को मिलेगा क्या, हाँ, मेरे डिस्प्ले कंपोनेंट को वेरिएबल मिलेगा क्या काउंटर, क्यों नहीं मिलेगा, हाँ, क्यों नहीं मिलेगा।
ये जो काउंटर वेरिएबल है वो तुम्हारे डिस्प्ले कंपोनेंट को क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो बात तो सही है, क्यों नहीं मिलेगा लेकिन? हाँ, क्योंकि वो काउंटर जो है वो बटन का स्टेट वेरिएबल है, स्टेट बोलना जरूरी है तुम्हारा। वो कंपोनेंट का स्टेट वेरिएबल है, वो कंपोनेंट के बाहर में जा ही नहीं सकता जब तक तुम कोई और अल्टरनेटिव अप्रोच नहीं सोच लेते। तो अभी तुम गौर से देखेंगे तो ये काउंटर वेरिएबल अगर यहां पे रहेगा तो कुछ फायदे का नहीं है, बराबर? हाँ, तो ऐसे सिनेरियो में जहां पे तुम लोगों को डेटा शेयरिंग करने की जरूरत पड़ जाती है, अब यहाँ पे क्या करने का है अपने को? डेटा डेटा शेयरिंग करने की जरूरत हो जाती है। तो अपने को क्या करना पड़ता है? अपना स्टेट को अपलिफ्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अपने स्टेट को अपलिफ्ट करना पड़ता है। तो अपन क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ अपना स्टेट यहाँ पे और ये क्लिक इवेंट यहाँ पे, अपन क्या कर रहे हैं, अपना स्टेट को अप कर दे रहे हैं और अपने जो स्टेट के वेरिएबल्स है अपन क्या कर रहे हैं, पेरेंट कंपोनेंट के पास लेके चले जा रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं अपन? इसको बोलते हैं स्टेट लिफ्टिंग। अब काउंटर वेरिएबल दोनों को दे सकता मैं। अब मैं बटन से क्या लूंगा? बटन से क्या लूंगा मैं? सिर्फ इवेंट लूंगा मैं बटन से। क्या लूंगे, क्या लेंगे तुम? अगर बटन पे क्लिक हुआ तो मेरे हैंडल क्लिक, मेरा इधर का फंक्शन कॉल होना, कहां का फंक्शन कॉल होना? तो मेरे को क्या करने का है? चाइल्ड से कुछ डेटा पेरेंट को देना है या चाइल्ड से कुछ इवेंट पेरेंट की तरफ पास करना है। अब अपन पेरेंट से चाइल्ड को कर रहे हैं क्या? अब क्या कर रहे हैं अपन? हाँ, तो ये भी किससे होगा? ये भी किससे होने वाला है? प्रॉप से होने वाला है। ये भी किससे होने वाला है? प्रॉप से होने वाला है। और डिस्प्ले कंपोनेंट को चाहिए क्या? काउंटर चाहिए। तो तुमको डिस्प्ले कंपोनेंट को अपन क्या कर सकते हैं, ऐसा प्रॉप्स, ठीक है, डिस्प्ले कंपोनेंट को अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉप्स भेज सकते हैं। ये देखो, ऐप कंपोनेंट में यूज स्टेट उन्हें डिफाइन नहीं है बोल रहा, तो यूज स्टेट अपने को रिएक्ट लाइब्रेरी से लेना पड़ता है। ये और उसका लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये डिफॉल्ट इंपोर्ट नहीं है, इसलिए उसको करली ब्रैकेट के अंदर, रिएक्ट के बाजू करली ब्रैकेट के अंदर अपने को उसको लेना पड़ता है। अब ये बटन कंपोनेंट में ये स्टेट कुछ काम का नहीं है। सेट नेम कहाँ कर रहा हूँ मैं? बटन टेस्ट यूज ही नहीं कर रहे ना अपन, कहाँ यूज कर रहे हैं अपन बटन टेस्ट? अभी के लिए मैं ये भी खाली स्टेट स्टेट को लेके आ गया मैं। अच्छा, ये हैंडल क्लिक डिफाइन नहीं है, ठीक है, अभी के लिए इसको भी निकाल देता हूँ, ऑन क्लिक को निकाल देता हूँ। ठीक है, मेरा कोड चलने लगा। तो अभी मैंने क्या कर दिया, मेरा स्टेट को क्या कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, स्टेट अपलिफ्टिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टेट अपलिफ्टिंग बोलते हैं। तो देखो, अपन अपन और ये एक साथ आ गया अभी, ठीक है। Access it in the display component, which is a sibling of the button component in the current tree. So this is not going to work. The state in a React component can be accessed only by that component itself and no one else. To make this counter state accessible to both sibling components, we need to lift it one level up and put it in their parent component, which is the app component that we just introduced. We just move this use state line down to the app component right here.
I'll initialize the counter with a different value here to make sure things are working. The logic of this handle click function will need to change. We will come back to that in a minute. Let's just comment to that for now. Now that we have the counter state element in the app component, which is the parent of the display component, we can flow some data from the parent to the child. In this case, we need to flow the value of the counter state into the display component, which brings us to the mighty props object. We haven't really used it yet, so let me tell you about it. To pass a prop to a component, you specify an attribute here, just like in HTML. You can name the props of the component anything you want. For example, I'll make the display component receive a prop named message, and the value of that message is the counter variable that's coming from the useState hook. The display component can now use its props object, which is the argument to the function here, and it's usually named props. You don't really have to name it props, but that's the convention. All function components receive this object, even when they have no attributes. So the button component is currently receiving its props object, and that object so far has been empty. Because a component can receive many attributes, this props object will have a key value pair for each attribute. This means to access the message prop and place its value within the display div, we do curly braces and use props.message. Let me test that real quick. And we have an error. Handle click is not defined because we've used it here and commented out here. So let me just put an empty function here to get things working. And here we go. The counter value of 42 is now getting displayed. तो अब अपन क्या कर रहे हैं? तो अपने को क्या करना पड़ा? अपना स्टेट लिफ्ट करना पड़ा. अब मैं डिस्प्ले कंपोनेंट को काउंटर की वैल्यू भेज सकता हूं. बराबर. कैसे भेजूंगा? प्रॉप्स के थ्रू भेजूंगा. प्रॉप्स के थ्रू भेजूंगा बोले तो एज अ एट्रीब्यूट. तो कुछ भी एट्रीब्यूट बना सकता हूं मैं. मैसेज जो मैं एट्रीब्यूट लेफ्ट साइड में बनाऊंगा वो कहां मिलेगा मेरे को? डिस्प्ले के अंदर props डॉट मैसेज में मिलेगा. और जो ये राइट हैंड साइड का रहेगा वो क्या रहेगा? इसी कंपोनेंट का वैल्यू रहेगा. तो इस कंपोनेंट का क्या है? स्टेट काउंटर है. राइट. बराबर. अभी अपनी काउंटर की वैल्यू क्या है? 0 है. मैं कुछ तो भी चेंज करके देखता हूँ. 43. और फिर अब मेरे को डिस्प्ले कंपोनेंट में क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो मेरे को प्रॉप्स रिसीव करना पड़ेगा. तो प्रॉप्स मतलब अगर नहीं भी डालेंगे तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रॉप्स नाम लिखना तुमने. हाँ, एक्स भी लिखेंगे तो एक्स में भी आएगा. खाली तुमको नीचे क्या करना पड़ेगा? लेकिन उसको क्या बोलते हैं? एक्स भी लिखेंगे तुम तो बोलते क्या उसको? प्रॉप्सिज बोलते हैं उसको. तो एक्स डॉट क्या मिलेगा मेरे को? क्या मिलेगा? एक्स डॉट मैसेज मिलेगा मेरे को यहाँ पे. और स्टैंडर्ड वे की तरह जाओ तुम लोग सब. इसको प्रॉप्सिज बोलना हमेशा. प्रॉप्स डॉट. समझ में आ रहा है क्या? तो अब मेरे को मेरे पेज पे क्या दिखेगा? 43 दिख रहा. 43 क्यों दिख रहा? 43 क्यों दिख रहा? काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या है? काउंटर को इनिशियलाइज किससे करे अपन ने? काउंटर की इनिशियल वैल्यू 43 है. काउंटर को इनिशियलाइज अपन ने यहाँ पे ये देखो ये 43 से करे. इसीलिए क्या क्यों डिस्प्ले हो रहा? तो काउंटर जो ये ऐप स्टेट का वेरिएबल है वो हम लोग डिस्प्ले को पास कर रहे हैं एज अ एट्रीब्यूट और एज अ प्रॉप्स. और वो प्रॉप्स यहाँ पे कैसे मिल रही है? डॉट मैसेज से मिल रही है. ठीक है. तुमको वो जो बोल रहा है इंग्लिश में वो भी समझ में आना चाहिए. This is coming from the display component. And what we did here is called the one-way flow of data. Parent components can flow their data down to children components. Parent components can also flow down behavior to their children, which is what we need to do next. तो क्या फ्लो करे अभी अपन ने? पेरेंट से चाइल्ड के बीच में क्या फ्लो करे? डेटा फ्लो करे. In the app component, since the counter state is here now, we need a function on this level to handle updating this state.
Let's name this function increment counter. The logic for this function is actually the exact same logic that we had before in the handle click function in the button component. So we can just move it in here. This new function is going to update the app component's counter state to increment the counter value using the previous counter value. The onClick handler in the button component now has to change. We want it to execute the increment counter function that's in the app component, but a component can only access its own functions. So to make the button component able to invoke the increment counter function in the app component, we can pass a reference to increment counter to the button component as a prop. Yes, props can hold functions as well, not just data. Functions are just objects in JavaScript, and you can pass any object value as a prop. We can name this new prop anything. I'll name it onClick function and pass it a value of increment counter, which is the reference to the function we defined in the app component. We can use this new pass down behavior directly in the onClick value. It will be a prop on this component, so we can access it with props.onClick function. तो अब कैसा अपन वहां से इवेंट कैसा ला रहे? तो स्टेट वेरिएबल तो यहीं पे अपडेट होने वाला है. हाँ, तो स्टेट वेरिएबल को यहीं पे अपडेट करने के लिए पहले मैंने यहाँ पे एक इंक्रीमेंट काउंटर बोल के फंक्शन बनाया. कुछ भी नाम दो तुम, ऐसा जरूरी नहीं है कि, लेकिन लॉजिकल नाम दो जो सही बैठता है. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेट काउंटर कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ, काउंटर को काउंटर +1 कर रहा हूँ, बराबर. अब मेरे को ये जो फंक्शन का कॉल है, मेरे को वो यहां से कॉल करना है क्या? हाँ, मेरे को ये वाले बटन पे जब यूजर क्लिक करेगा तब कॉल करना है, बराबर. तो मैं क्या कर सकता हूं, ना कि डेटा बल्कि फंक्शन का रेफरेंस भी एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट को पास करता है. फंक्शंस भी क्या रहते हैं, इन द एंड ऑब्जेक्ट ही रहते हैं. फंक्शन भी क्या रहते हैं, फंक्शंस आर आल्सो अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट. समझ में आ रहा है क्या? तो अब मैं क्या करता हूं, एक ऑन क्लिक फंक्शन, ये नाम कहां पे एक्सेसिबल रहेगा, ऑन क्लिक फंक्शन, ये नाम कहां पे, और इसको क्या करता हूं मैं, इंक्रीमेंट काउंटर का क्या करता हूं, रेफरेंस देता हूं, बराबर. अब मैं क्या कर रहा हूं कि पेरेंट कंपोनेंट से, सॉरी चाइल्ड कंपोनेंट से बिहेवियर कहां लेके जा रहा हूं, कैसे लेके जा रहा हूं, प्रॉप्स के थ्रू लेके जा रहा हूं. बट यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, ऑन क्लिक जो मेरा यहाँ पे इवेंट है मेरे बटन का, मेरा ये जो बटन कंपोनेंट है उसका जो ऑन क्लिक इवेंट है, ऑन क्लिक इवेंट पे मैं क्या कर रहा हूं, अब क्या कॉल करूंगा मैं, इंक्रीमेंट काउंटर. ये किसका मेथड है, ऐप का मेथड है. बटन के वास्ते क्या है, हाँ, ऑन क्लिक फंक्शन. हाँ, इन हो गया क्या, ऑन क्लिक फंक्शन है. तो ये कहां से कैसे मिलेगा मेरे को, प्रॉप्स के थ्रू मिलेगा मेरे को. कैसे मिलेगा, प्रॉप्स. तो पहले मेरे को ये बटन के अंदर प्रॉप्स लेना पड़ेगा, और फिर यहाँ ऑन क्लिक पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स डॉट इंक्रीमेंट करूंगा क्या मैं, तो क्या करूंगा, प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक फंक्शन, ये जो मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया. तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बिहेवियर मैं अपने चाइल्ड और पेरेंट कम्युनिकेशन में डाल रहा हूं. एक बिहेवियर भी मैं पास कर सकता हूं. कैसे करेंगे, कॉल बैक फंक्शन के थ्रू भी बोलते हैं. तो एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू पास डेटा बिटवीन पेरेंट टू चाइल्ड. पेरेंट टू चाइल्ड से तो डायरेक्टली डेटा पास कर देते तुम, कैसे प्राप्त करते, प्रॉप्स के थ्रू. और अगर चाइल्ड से पेरेंट की तरफ तुमको कुछ भी लेना है तो कैसे लेंगे तुम, एक कॉल बैक फंक्शन के थ्रू लेंगे. प्रॉप्स के थ्रू करेंगे, प्रॉप्स डॉट इज लिखना पड़ता, दैट इज आल्सो पॉसिबल विद प्रॉप्स ओनली, बट with a callback function. So if you want to pass the data or event from your child component to parent component, you can pass it via props with the help of callback function,
तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऑन क्लिक फंक्शन में बटन कंपोनेंट से कॉल कर रहा हूँ, और ये ऑन क्लिक फंक्शन के पास मैंने इंक्रीमेंट काउंटर का रेफरेंस दिया था, इसीलिए जैसे तुम इसको क्लिक करेंगे तो उन्हें इंक्रीमेंट काउंटर कॉल करेंगे पेरेंट कंपोनेंट का, जैसे जो उन्हें इंक्रीमेंट काउंटर पास करेगा उन्हें अपना स्टेट को अपडेट कर देगा 1 से, जैसे जो उन्हें अपने स्टेट को 1 से अपडेट करेगा तो काउंटर वैल्यू चेंज होंगी, काउंटर वैल्यू चेंज होंगी तो वो डिस्प्ले कंपोनेंट को जाएंगी, डिस्प्ले कंपोनेंट के अंदर उन्हें जाके डिस्प्ले करेंगी। तो जब जब अपना स्टेट चेंज होगा तब तब ये कंपोनेंट लोड होगा, रीलोड होगा। जब जब मेरी स्टेट चेंज होगी तब तब मेरा कंपोनेंट रीलोड होगा। हाँ बोलो भाईजान। ठीक है, तो इस तरीके से ये करो। तो अब देखो अपना एप्लीकेशन, अभी अपने एप्लीकेशन एकदम सही काम करेंगे। अभी +1 करूंगा तो क्या होगा, +1 कर रहा तो क्या हो रहा है, क्या एरर है, हैंडल ऑन क्लिक इज नॉट डिफाइंड। रिफ्रेश नहीं करा था मैंने, करके देखो सब लोग, ये एग्जांपल और ये 3 कंपोनेंट्स बताओ और करके देखो ये। सो आज हमने क्या देखा, हाउ डू वी पास डेटा फ्रॉम योर पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, और चाइल्ड का ये बहुत बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है यार। मैं ये सब ना जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये एक एक चीज इंटरव्यू में आने वाली है। पेरेंट टू चाइल्ड कैसा करते हैं, टू चाइल्ड एंड चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट। तो बोथ हैपेंस विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। यहाँ पे भी प्रॉप्स है, यहाँ पे भी प्रॉप्स होता है, बट यहाँ पे प्रॉप्स डायरेक्टली प्रॉप्स से होता है, डायरेक्टली प्रॉप्स ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली इन द प्रॉप्स ऑब्जेक्ट के अंदर अपने को डेटा मिल जाता है। और यहाँ पे हम लोग फंक्शन रेफरेंस देके with the help of callback function, with the help of function reference भी बोल सकते हो तुम, फंक्शन रेफरेंस को ही कॉलबैक फंक्शन बोल सकते हो तुम, फंक्शन रेफरेंस या कॉलबैक फंक्शन बोल सकते हो तुम। Testing. All is good. Something very powerful is happening here. The onClick function property allowed the button to invoke the app component's increment counter function. It's like when we click that button, the button component reaches out to the app component and says, hey parent, go ahead and invoke that increment counter behavior now. In reality, the app component is the one in control here, and the button component is just following generic rules. If you analyze the code as it is now, you'll realize how the button component has no clue what happens when it gets clicked. It just follows the rules defined by the तो separation of concerns भी हो रहा है यहाँ पे kind of, ये देखो जैसा बता parent and invoke a generic onClick function. The parent controls what goes into that generic behavior. That's basically the concept of responsibility isolation. Each component here has certain responsibilities, and they get to focus on that. Look at the display component too. From its point of view, the message value is not a state. It's just a value that the app component is passing to it. The display component will always display that message. This is also a separation of responsibilities. As the designer of these components, you get to choose the level of responsibilities. For example, if we want to, we can make the responsibility of displaying the counter value part of the app component itself and not use a new display component for that. But I like it this way. This app component has the responsibility of managing the counter state. That's an important design decision that we made, and it is one you're going to have to make a lot in a React application, where to define the state. And the answer is usually simple. Down in a tree as close as possible to the children who need to access that value. तो जब भी तुम अभी कंपोनेंट्स पे वर्क करेंगे
तो तुमको ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं स्टेट वेरिएबल बनाऊं कहां पे। तो कहां बनेंगे तुम, एज क्लोज एज जो भी कंपोनेंट्स को वो लगने वाला है, मतलब अगर तुम्हारे 4 कंपोनेंट है जिसको सेम डेटा लगने वाला है, तो वो 4 कंपोनेंट का एक कॉमन पैरेंट ढूंढेंगे तुम, और वो क्लोजेस्ट पैरेंट को तुम क्या करेंगे, वहां पे स्टेट वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारे पास 4-5 कंपोनेंट है, वो 4-5 कंपोनेंट को एक ही डेटा लग रहा है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वो 4-5 कंपोनेंट के स्टेटों को उठाना पड़ेगा और एक पैरेंट कंपोनेंट के स्टेट में डालना पड़ेगा, ताकि वो चारों कंपोनेंट सेम डेटा शेयर कर, अगर अगर शेयर करना है तो, और अगर नहीं करना है तो हर कंपोनेंट अपना अपना स्टेट मेंटेन करेगा। शेयरिंग करना है तो ही ऊपर लेके जाना। ये कॉन्सेप्ट भी इसीलिए बताया है क्योंकि शेयरिंग करना था। on the state. ठीक है, तो ये करो अभी, चलो। कोई क्वेश्चन है किसी को? किसी को कोई क्वेश्चन है? प्रॉप्स और, हाँ हाँ, स्टेट लिखते कैसे, मतलब यूज स्टेट से, मतलब जैसा नॉर्मल यूज स्टेट लिखे तुम, एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का कांस्टेंट। जो भी अभी ये पैरेंट कंपोनेंट बोले तो ये ऐप कंपोनेंट का स्टेट क्या है, स्टेट वेरिएबल कौन कौन सा है? एक काउंटर एक है और एक फंक्शन है उसके पास, इंक्रीमेंट कौन, ये भी एक वेरिएबल ही है ना, खाली इन्हें फंक्शन होल्ड कर रहा। वेरिएबल को स्टेट बोलते हैं, लेकिन स्टेट वो रहता है जो यूज स्टेट से यूज करा हुआ है। रिएक्ट स्टेट कौन सा रहेगा, यूज स्टेट से जो यूज करा हुआ रहेगा वो रिएक्ट स्टेट करेगा। अगर यूज स्टेट से करेंगे और सेट स्टेट और गेटर और सेटर मेथड के थ्रू उसके वे से करेंगे, तो ही रिएक्ट री रेंडरिंग करेगा। तुम अभी जैसा कि यहाँ पे कांस्टेंट एक वेरिएबल बना देते हैं, x इज इक्वल टू 10, ये भी एक स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन ये रिएक्ट स्टेट वेरिएबल नहीं है, ये नॉर्मल कंपोनेंट का स्टेट वेरिएबल है। ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर तुम लेट लिख के तुम इसको नीचे चेंज कर रहे हो कहीं तो भी, इसको लेट लिख के अगर नीचे कहीं तो भी चेंज कर रहे हो तुम, ये x इज इक्वल्स टू 34 कर दे रहे हो तुम यहाँ पे, तो स्टेट चेंज होगा क्या तुम्हारा? रिएक्ट अपने कंपोनेंट को री रेंडर करेगा क्या? नहीं करेगा। तुमने अगर पे ये x को डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पे x को डिस्प्ले कर दिया तुमने, और x की वैल्यू इंक्रीमेंट के टाइम पर चेंज हो गई, प्लस x x x प्लस 34 हो गया, तो इन्हें री रेंडर होगा क्या? नहीं होगा इन्हें री रेंडर। ओके, क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट का स्टेट वेरिएबल नहीं है, तो वो रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड्स फॉलो नहीं करेगा, और रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड्स अगर उन्होंने फॉलो नहीं करा, तो उन्हें जैसा दिख रहा वैसी ही रहेगा, उन्हें खाली एक कांस्टेंट कंसिडर्ड होगा। और भले ही उन्हें खुद अपडेट हो जाए, वो प्रोग्रामेटिकली अपडेट दिखेगा तुमको उसका, बट स्क्रीन पे नहीं दिखेगा अगर तुम वही वैल्यू स्क्रीन पे दिखाना चाह रहे तो। स्क्रीन पे कोई भी चीज दिखाना है और तुम्हारे HTML को तुमको री रेंडर करवाना है, तो ही तुम स्टेट यूज करोगे, यूज स्टेट यूज करोगे। नहीं तो तुम नॉर्मल वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि रिएक्ट में वेरिएबल्स यूज नहीं होते नॉर्मल। रिएक्ट में नॉर्मल वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हो तुम, लेकिन जो वेरिएबल्स रहेंगे वो प्रोग्रामेटिकल पर्पस के लिए रहेंगे, उसको तुम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास नहीं कर पाएंगे। हाँ, हेलो।
हाँ हो गया, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, क्वेश्चन उसका। ठीक है, ठीक है, फिर इसके आगे का कल देखते हैं। इसके आगे तुमको जो असाइनमेंट दिया मैंने, वो असाइनमेंट कंप्लीट करो। क्या है असाइनमेंट? हाँ, क्या करने का? हाँ, बल्ब ऑन ऑफ का कोड रिएक्ट में कन्वर्ट करने का, और दूसरा रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड याद करके आने का कल, रट्टा मारने का वो 10 मेथड्स। माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग, 10-10 बार बोलने का खुद कुछ। माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग, और उसके हर एक के अपने अपने मेथड्स को याद करना है तुमको। ठीक है।